Good morning students. How are you? उम्मीद करते हैं कि कल का सिलेबस बताना और समझाना आपको समझ में आया होगा। सिलेबस आपने देखा भी होगा और अगर आपके पास किताबें होंगी तो आप उसमें से देखने का पढ़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे। जैसा हमने पहले बताया था कि अब हम चर्चा करेंगे सिलेबस के ऊपर और यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे अपने। तो आज मैं फर्स्ट यूनिट की चर्चा करूंगी और फर्स्ट यूनिट के बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्ट यूनिट है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग सिर्फ डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं जब हम लोग क्लासेस ऑफलाइन लेते थे और क्लास में हम लोग बैठते थे तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आपस में चर्चा करते थे, ये क्या होता है, कहीं नाम सुना है, किसी ने बताया है, इसे आप पता है कि इसमें होता क्या है। तो आप लोग के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती थी, कुछ सही आती थी, कुछ गलत आती थी, कुछ डिस्कशंस होते थे और इस डिस्कशंस के दौरान हम लोग चीज़ों को निकालते थे। आपके भी समझ में आता था, आपको याद भी रहता था और इस तरीके से हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते थे। खैर, अगर इस तरीके से नहीं हो पा रही हैं तो हम यही सारी चीज़ें घर बैठे भी करेंगे। आप इन चीज़ों को महसूस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और समझने का पूरा प्रयास करिएगा। डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पोषण क्या होता है। क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है किसी से भी, या आपको कोई जानकारी है कि पोषण किसे कहते हैं या क्या होता है? चलिए हम बताते हैं आपको। पोषण का मतलब होता है जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद जब उस भोजन के साथ विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे जो जटिल कण होते हैं वो टूटते हैं सरल कणों में और टूटने के बाद वो हमारे शरीर में हमारे स्टमक यानी हमारे पेट या आमाशय में और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जा कर के उनका अवशोषण होता है और इस क्रिया के बाद हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। हमारे शारीरिक जो टूट फूट होती है उसको मरम्मत करने की का काम होता है। ये सारी क्रियाएं पोषण के द्वारा होता है। तो पोषण कोई एक चीज नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का संगठन होता है जिसको सम्मिलित रूप से हम पोषण कहते हैं। दूसरी चीज पोषण। पोषण को हम एक विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों को छूता है, बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको एक विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। और इसकी बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं, बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं वो विज्ञान से संबंधित हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हम क्यों पोषण को पोषण विज्ञान कहते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा समझ लें। शाब्दिक अर्थ में जो चीज़ हमने बात की कि सब बहुत विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं शरीर में होती हैं भोजन पहुंचने के बाद, तो इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम पोषण कहते हैं। परिभाषा के रूप में इसको हम समझाते हैं आपको। न्यूट्रिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव्स एंड यूटिलाइजेस the material necessary for the maintenance of its functions and for the growth and renewal of its components। यानी पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है या कॉम्बिनेशन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करते हैं अथवा उपयोग करते हैं जो कि शरीर की विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। विभिन्न कार्य मतलब वो कार्य जैसे जो पाचन का है, अवशोषण का है, उत्सर्जन का है, इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम पोषण करता है। जैसे शरीर की वृद्धि करना होता है, शरीर के आंतरिक टूट फूट का मरम्मत होता है, जो अंदर से परिसंचरण तंत्र हमारा काम करता है। हमारा शरीर अगर पोषित नहीं होगा तो वो भी तंत्र हमारा कार्य नहीं करता है। तो ये सारी क्रियाएं पोषण के द्वारा होती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ऊर्जा प्रदान करने का, क्योंकि बिना ऊर्जा के शरीर काम हमारा नहीं करेगा। तो जब आप किसी भी बुक को उठाएंगे पढ़ने के लिए बेटा, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट का अलग अलग तरीके से डिफिनेशन दिया होगा, परिभाषाएं दी होंगी। आप उनको देखिएगा, पढ़िएगा,
लगभग सभी परिभाषाओं का शाब्दिक अर्थ आपको एक ही मिलेगा, लेकिन अपने अपने शब्दों में जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने जाना है कि पोषण को किस रूप में लिया जा सकता है, उसी रूप में उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। एक दो परिभाषा हम आपको और बताएंगे। जैसे है लेवॉइजर के अनुसार, लेवॉइजर ने कहा है पोषण एक विज्ञान के रूप में होता है, या इन्होंने पोषण को विज्ञान के रूप में परिचित कराया है। क्यों? क्योंकि पोषण में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको अगर हम विज्ञान के किसी क्षेत्र से जोड़ेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र से जुड़ता है जाकर के, और बायोकेमिस्ट्री कोर साइंस होता है। तो उस आधार पर इन्होंने बताया है कि पोषण जो होता है वो विज्ञान होता है। इसके बाद है चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार है कि भोजन चूषक कार्य अथवा प्रक्रिया है, यानी भोजन जाने के बाद भोजन पचता है, उसका आमाशय द्वारा और छोटी आंत द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, चूषण की क्रिया होती है, जिसके कारण वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर रक्त में जाकर के मिलते हैं, और उसके बाद ही शरीर की सारी क्रियाएं शुरू होती हैं। रक्त जहाँ जहाँ पहुँचता है, पोषण को पहुँचाता है, वहाँ वहाँ ये होता है। तो इनके अनुसार ये एक चूषण कार्य है। ऐसे और भी कई सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, आप देखिएगा। पोषण के बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पोषक तत्वों पे। पोषक तत्व क्या होते हैं, हमको सेकेंड यूनिट में डिटेल में पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है पोषक तत्वों को, लेकिन एक छोटी सी चर्चा हम यहाँ करेंगे। पोषक तत्व क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व वो तत्व जो हमारे शरीर में पहुँचने के बाद हमारे शरीर का पोषण करते हैं, शरीर का अंदरूनी रख रखाव करते हैं, जिसका परिणाम हमको बाहर के वातावरण में भी देखने को मिलता है। इसको हम पोषक तत्व कहते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों के कारण हमारे शरीर का पोषण होता है। ये पोषक तत्व पहले 6 प्रकार के थे, और बाद में इनमें एक और पोषक तत्व को जोड़ा गया, तब ये 7 प्रकार के हो गए, जिसमें पहला है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वाटर, और बाद में जो 7वें नंबर पे जोड़ा गया वो है रेशे। तो ये 7 प्रकार के हमारे पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे पोषण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, कुछ चीज़ें हम आपको पहले पढ़ के सुनाएंगे, इसके बाद उसको हम समझाएंगे। मानव शरीर की हम बात करें तो मानव शरीर हमारा एक मशीन की तरह कार्य करता है। मशीन की तरह क्यों कार्य करता है? आप जानते हैं जितनी भी मशीनें होती हैं जो चलती हैं, मशीन तो सभी काम करती है। कुछ मशीनें मैनुअल चलाई जाती हैं, कुछ मशीनें इलेक्ट्रॉनिक से चलाई जाती हैं, कुछ बैटरी से चलाई जाती हैं, लेकिन हर एक मशीन को काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमको लैंप जलाना है, उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की। स्विच ऑन करेंगे, उसको ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और हमारा लैंप जलने लगेगा, हमारा पंखा चलने लगेगा। हमें कंप्यूटर चलाना है, लैपटॉप चलाना है, हम क्या करेंगे, लैपटॉप की बैटरी चार्ज होती है, मोबाइल चलाना है, मोबाइल की बैटरी हम चार्ज करते हैं, बैटरी क्या करती है, उसको ऊर्जा देने का काम करती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर होता है। हमारे शरीर को भी चार्ज रखने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? वो ऊर्जा हमको भोजन से मिलता है। भोजन से ऊर्जा किस रूप में हमको मिलती है? पोषक तत्वों के रूप में मिलती है। वो पोषक तत्व जब हमारे, क्योंकि जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं इनका शरीर में अलग अलग काम होता है, जो आप नेक्स्ट यूनिट में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में जब जाते हैं तो जो उनका निर्धारित काम होता है वो काम करते हैं, जिसके कारण हमको पोषण मिलता है और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। अगर ये ऊर्जा हमें ना मिले तो धीरे धीरे हम वैसे ही निष्क्रिय हो जाएंगे, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर आपकी मोबाइल निष्क्रिय हो जाती है। मोबाइल की बैटरी जैसे जैसे एकदम खत्म होती जाएगी, मोबाइल बीप करती जाती है कि अब हम काम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा खत्म हो रही है। और लास्ट में क्या होता है, जब बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो मोबाइल आपकी स्विच ऑफ हो जाती है।
वही हाल हमारे शरीर का होता है। जब तक ऊर्जा रहती है, जितनी ज़्यादा ऊर्जा रहती है उतना जोश से हम काम करते हैं। जब ऊर्जा जैसे जैसे ख़त्म होनी शुरू होती है, हमारा जोश, हमारी ताकत कम होने लगती है। और जब ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहती है तो हम बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक दिन व्रत करके काम करना हो लेकिन उसमें पानी पीना हो और सेंधा नमक के साथ कुछ खाना हो तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होती है। अगर हमको निराजल व्रत रहना हो एक दिन का तो शाम होते होते उसका पूरा असर हमारे फेस पे आना शुरू हो जाता है। और यही व्रत अगर 3 दिन 4 दिन रहना रहे तो 4 दिन बाद हम इस लायक नहीं रह जाते हैं कि खुद से उठ करके अपने नियमित कार्य को करने लायक भी रह जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो निहित पोषक तत्व हैं वो भी धीरे धीरे जो शरीर के अंदर का सिस्टम है उसका कार्य कराने में, उसको संचालित करने में वो भी ऊर्जा हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो संचित ऊर्जा होती है उसके बाद हमारा शरीर कार्य लायक नहीं रह जाता है। तो पोषण की अवधारणा क्या कहती है? हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो कि हमको पोषण के द्वारा मिलती है। पोषण स्वस्थ जीवन का आधार होता है। उत्तम पोषण के द्वारा ही लोगों का ज्ञानवर्धन होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और वो किसी कार्य को सुदृढ़ और सक्षम रूप से करने में समर्थ होते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको और बता दें कि वैज्ञानिक समुदाय में पोषण विज्ञान तुलनात्मक रूप से एक नया विषय है। नया विषय क्यों है पोषण विज्ञान? क्योंकि ये पूर्ण रूप से भिन्न विषय के रूप में, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पूर्ण रूप से भिन्न विषय के रूप में 1934 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन OAIN द्वारा परिचित कराया गया। क्योंकि यह विज्ञान जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की तकनीकों पर आधारित है। हमारा पोषण विज्ञान जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तकनीकों पर आधारित है। विज्ञान की अन्य शाखाओं के बाद ही पोषण विज्ञान का विकास हुआ। विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जब उनका विकास हुआ और बाद में जब भोजन पर अध्ययन होना शुरू हुआ तब पोषण विज्ञान का विकास हुआ। पोषण अन्य विषयों की भांति ही अकेला विज्ञान नहीं है। यह रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, जीव रसायन शास्त्र यानी बायोकेमिस्ट्री, शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, औषधि विज्ञान यानी मेडिकल साइंस, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, इस तरह के विज्ञानों पर ये निर्भर है हमारा पोषण विज्ञान। यह इन सभी संबंधित विषयों में अनुसंधान की सुविधा को भी प्रदान करता है। अगर हम पोषण विज्ञान के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उनको अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये जितने विषय का हमने नाम लिया विज्ञान में, फूड माइक्रोबायोलॉजी है, आपने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का ही एक छोटा सा पार्ट है जो आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। अगर आप PG करते हैं न्यूट्रिशन से तो ये डिटेल में आप पढ़ेंगे। फूड साइंस है, फिजियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं PG लेवल पे। तो अगर हमको आगे इसमें शोध करना होता है तो ये सारे क्षेत्र हमारे लिए खुल जाते हैं, इसलिए इसको पोषण विज्ञान की संज्ञा दी गई है। शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद भोजन का पाचन, अवशोषण और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म होता है तथा इसके पश्चात शरीर में ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न होती है जो कि शरीर को क्रियाशील रखती है, साथ ही शरीर को गर्मी प्रदान करने का काम करती है। आहार में ऊर्जा अगर कम हो जाती है तो हमारी शारीरिक क्षमता क्षीण होने लगती है। उसको बरकरार करने के लिए हमको हमेशा कंप्लीट फूड की ज़रूरत होती है, या कहिए संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। ये संतुलित आहार हमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं जिसके कारण हमारा शरीर संतुलन में होता है। जब हम संतुलित आहार और सभी पोषक तत्व और स्वास्थ्य की बातें करेंगे तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, पोषण की स्थितियाँ। हालांकि पोषण की स्थितियाँ
पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन है और ये बीए थर्ड ईयर का कोर्स है, कोर्स में है। लेकिन इसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करना जरूरी है क्योंकि ये बेस है आपका बीए सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, तो इसमें इसकी चर्चा हम थोड़ी करेंगे। पोषण की स्थितियाँ, स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण की स्थितियाँ यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या ग्रहण नहीं करते हैं, या किस तरीके से खाते हैं, क्या पोषक तत्व हमारे अंदर जाते हैं, वो कैसे काम करते हैं शरीर के अंदर जा कर के, उसका जो परिणाम हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे दिखाई देता है, उसको हम पोषण की स्थितियां कहते हैं। इस स्थितियों में हम लोग 2 स्टेजेस का अध्ययन करते हैं, सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन और कुपोषण यानी बैड न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन। कुपोषण और सुपोषण नाम से ही आपको क्लियर हो जाता होगा कि सुपोषण या गुड न्यूट्रिशन यानी जब हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हम बैलेंस है, संतुलित है, हमारे शरीर के अनुसार, हमारी आयु के अनुसार, हमारी कार्य क्षमता के अनुसार है, हमारे शारीरिक आवश्यकता के अनुसार है, वो हमारे शरीर में जा रहा है और हमारे शरीर को जिस प्रकार से कार्य करने के लिए जरूरत है उस तरीके से कर रहा है, तो वो हमारा सुपोषण कहलाता है। और कुपोषण का मतलब आहार जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है, या जरूरत से ज़्यादा मिल जा रहा है, जरूरत से ज़्यादा हम खा रहे हैं और वो किसी न किसी दुष्प्रभाव के रूप में हमारे स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कुपोषण कहते हैं। तो सुपोषण का कोई प्रकार नहीं होता, गुड न्यूट्रिशन सुपोषण का कोई प्रकार नहीं होता। सुपोषण का सिर्फ विशेषताएं होती हैं कि उम्र के अनुसार हमारी लंबाई बढ़ रही है, हम जो हमारे बॉडी में फैट का डिपोजिशन हो रहा है वो जितना होना चाहिए उतना ही हो रहा है, हमारा शरीर, हमारे जो त्वचा है वो चिकनी है, खूबसूरत है, चमकदार है, हमारे बाल बिल्कुल काले हैं, हमारी आंखों में चमक है, हमारे नेल्स पिंक हैं, हमारे जो दांत हैं वो चमकदार हैं, हम जो है हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये सारी विशेषताएं होती हैं सुपोषण की या गुड न्यूट्रिशन की। जब हम कुपोषण की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कुपोषण की कौन कौन सी स्थितियां आगे और बढ़ रही हैं। तो कुपोषण में भी कुछ अलग सी स्थितियां आती हैं जो हमारे आहार लेने के तरीकों के कारण होती हैं। इसमें हम 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहला वो जिसको कि हम लोग बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन यानी आवश्यकता से कम पोषण। दूसरा ओवर न्यूट्रिशन यानी आवश्यकता से अधिक पोषण। और तीसरा होगा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब किसी स्पेसिफिक, किसी एक विशिष्ट पोषक तत्व की कमी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम लोग न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस बोलते हैं माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। तो ये 3 कैटेगरी हो गई हमारी। पहली कैटेगरी की बात करें अंडर न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं। अंडर न्यूट्रिशन यानी जब हम भोजन लगातार आवश्यकता से कम करते जा रहे हैं, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर, तो उसका जो दुष्परिणाम हमारे शरीर पर आता है उसको हम लोग अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं या अपर्याप्त पोषण बोलते हैं। क्योंकि हमारे पर्याप्तता से कम भोजन हमको रेगुलर मिल रहा है, उसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। इसका ठीक विपरीत होता है ओवर न्यूट्रिशन यानी आवश्यकता से अधिक पोषण। इसमें अगर हम जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता से लगातार हम ज़्यादा भोजन करते जा रहे हैं और महीनों महीनों ऐसा करते जा रहे हैं, तो उसका जो दुष्परिणाम जैसे अधिक भार होना, मोटापा होना या विभिन्न प्रकार की बीमारियां उस मोटापा के कारण निकल करके आना, हार्ट डिजीज हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, ये अतिरिक्त पोषण के कारण। जैसे आप 1 किलो के पैकेट में एक ही पैकेट लीजिए 1 किलो का और उसमें रेगुलर आप भरते जाइए 2 किलो, कभी 2 किलो चावल भर दीजिए, कभी 4 किलो भरिए, फिर कभी 5 किलो भरिए, फिर कभी 3 किलो भरिए। ऐसा आप रेगुलर करेंगे तो उस पैकेट की कैपेसिटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता है केवल 1 kg की। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो एक बार ऐसा आएगा कि वो पैकेट फट जाएगा। तो वो हाल हमारे शरीर का होता है आवश्यकता से अधिक पोषण में, वो किसी न किसी विकार के रूप में निकलता है। और तीसरा है इम्बैलेंस, जिसमें कि अगर भोजन हम ये समझ करके खाते हैं कि ये हमारा बैलेंस डाइट है, हम बहुत साफ सुथरा, स्वस्थ और फ्रेश, एकदम ताज़ा बना हुआ भोजन कर रहे हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि उस भोजन में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक पोषक तत्व की कमी रह जा रही है और ये कमी निरंतर बनी हुई है।
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे कि हम लोग स्पेशली महिलाओं के आहार में ज़्यादातर पाया जाता है कि आयरन की कमी रहती है भोजन में। जितना आयरन हमको प्रतिदिन चाहिए या जितनी प्रोटीन हमको प्रतिदिन चाहिए उतना हमारे भोजन से हमको, आज का जो खान पान का रवैया है कि जंक फूड ज़्यादा आधारित हो गए हैं लोग मतलब जो टीनेजर्स हैं वो जंक फूड पे ज़्यादा आधारित हो गए हैं, तो उनके आहार में पोषक तत्वों की कमी रहती है। और लंबे समय तक अगर किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उस एक पोषक तत्व का जो दुष्परिणाम शरीर पर पड़ता है उसको हम लोग स्पेसिफिक इम्बैलेंस बोलते हैं, यानी विशिष्ट कमी के कारण जो दुष्परिणाम आता है। तो ये कुपोषण की 3 स्थितियां होती हैं और इन तीनों स्थितियों को कंट्रोल करके जब हम गुड न्यूट्रिशन पर जाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है संपूर्ण पोषण या गुड न्यूट्रिशन। तो ये हो गया हमारा आज का डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, एक टॉपिक पर जो हम लोगों को आज चर्चा करनी थी। नेक्स्ट बच्चों जब हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे फंक्शन ऑफ फूड पे। तो मैं ज़रूर आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके पास बुक हो तो बुक से पढ़िए, और नहीं किताबें हैं तो आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप उसमें गूगल पे जाइए, सर्च करिए कि भोजन के क्या कार्य होते हैं। हिंदी में सर्च करिए, इंग्लिश में सर्च करिए, एक बार उसको पढ़ करके और इसके बाद बैठिए, और पढ़ने के बाद जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आप अपना काम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम चर्चा करेंगे फंक्शन ऑफ फूड पे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्दी से महामारी से मुक्ति मिले, ताकि हम लोग वीडियो के माध्यम से नहीं आमने सामने पढ़ाई कर सकें, प्रैक्टिकल्स कर सकें और अच्छे से पढ़ के अपने एग्जाम्स को दे सकें। थैंक यू।